मैं हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल, अपने यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति के माध्यम से आज रोहतक के बहुत ही प्रसिद्ध आई सेंटर सुपर स्पेशलिटी ईश्वर आई सेंटर में पहुंचा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं इनके मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर ईश्वर सिंह जी से बात करूँगा और उनसे इंटरव्यू के माध्यम से उनके जीवन की सफलताओं के बारे में जानूँगा। आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। हरियाणा की महान विभूतियों के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में आज मैं सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर ईश्वर आई सेंटर में बैठा हुआ हूँ, जहाँ मेरे सामने हमारे हरियाणा के नहीं बल्कि भारत के एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर आई सर्जन डॉक्टर ईश्वर सिंह जी बैठे। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे इस प्रेरणा ली और इस पेशे में आपके सामने क्या चुनौतियाँ आई और इसके बारे में आपको जो परेशानियाँ हुई उनको आपने कैसे हल किया तथा इस प्रकार के अन्य प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरे वैचारिक क्रांति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपको नमस्कार करता हूँ मैं। और सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका जो शिक्षा का समय है और वो शिक्षा का केंद्र कहाँ रहे डॉक्टर साहब? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस इंटरव्यू के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में ये जान कर के आप एक रिटायर्ड टीचर हैं और समाज सेवी भी हैं और मैं ये बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात मेरी शिक्षा की, मैं चरखी दादरी के पास गांव है ढाणी फोगाट, जहाँ मैं जहाँ मैं पैदा हुआ। हमारे परिवार में फौजी, मेरे दादा भी फौजी थे और मेरे सेकेंड वर्ल्ड वार में 3-4 चाचा ताऊ भी फौजी थे। मेरे फादर खुद जमींदार थे, किसान थे और मुझे हमेशा सुनने को अभी भी ये मिलता है कि वो बहुत अच्छे किसान थे, बहुत अच्छा हल चलाते थे। तो गांव में हमारे मिडिल स्कूल था उस टाइम, तो मैंने मिडिल स्कूल किया, फिर हाई स्कूल के लिए मैं चरखी दादरी गया। लेकिन जब मुझे 6-7 महीने हुए थे चरखी दादरी गए कि हमारे गांव में उस टाइम के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों का आगमन हुआ और उन्होंने हाई स्कूल अनाउंस कर दिया। और कैरों साहब इतने इफेक्टिव थे कि विद इन 3 months ऑफ अनाउंसमेंट हाई स्कूल के लिए 2-3 टीचर आ गए और हम दादरी छोड़ के अपने ही गाँव के स्कूल में, जहाँ से मिडिल क्लास पास की थी, वहीं से हाई स्कूल के विद्यार्थी हो गए। ठीक। और 1962 में मैंने फर्स्ट डिवीजन में मतलब मैट्रिक पास की अपने गांव के स्कूल से। मैंने भी डॉक्टर साहब 1961 में गवर्नमेंट हाई स्कूल समाया से 10वीं पास की थी। मेरा भी केवल फर्स्ट डिवीजन था, 60% नंबर थे। बहुत ये 1961 की बात है। तो ये तो मैं आपसे 1 साल जूनियर हुआ 62 में। फिर रोहतक आके गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में मैंने प्री यूनिवर्सिटी में मेडिकल ग्रुप लिया। और मैंने मेडिकल ग्रुप क्यों लिया इसके बारे में भी एक बड़ी विचित्र स्टोरी है। ये प्रेरणा मिली आपको कहीं जब से? हमें मतलब 10वीं के लिए फेयरवेल पार्टी हमारी हुई तो हम सारे मिला के 18-19 बच्चे थे। सबको खड़ा करके पूछा गया क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे गांव और स्कूल के बीच में रेलवे लाइन जाती है जो रेवाड़ी और भिवानी को कनेक्ट करती है। तो मेजॉरिटी हमारे बच्चों में से या तो रेल की नौकरी के बारे में बात करी या कोई आर्मी और मतलब पुलिस या टीचर बनने का। ये ज़्यादातर यही पसंद करते हैं लोग। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं थोड़ा चिंतित था कि मैं इनसे अलग क्या बताऊं, मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि क्या नौकरियां और है। तो तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरे कजन ब्रदर, मेरे ताऊ के लड़के, उन दिनों में पटियाला मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे थे। तो मैंने वो उनका नाम याद आते ही मैंने कहा कि जी मैं तो MBBS
हाँ। बनना चाहूँगा। यस यस। और वो बड़े भाई को मैं देखता था कि बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनते, हाँ। घर में छुट्टी आते तो उनकी VIP वेलकम होती, खाना पीना बढ़िया मिलता। तो मैं उस टाइम इसी बात से इम्प्रेस था कि कितना साफ सुथरा बढ़िया कपड़े पहनता है, सब लोग इज्जत करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, प्यार करते हैं। तो यही मुझे उस टाइम डॉक्टरी के बारे में पता था, इससे ज़्यादा नहीं। फिर प्री मेडिकल करके मुझे उन्हीं दिनों में ये रोहतक मेडिकल कॉलेज बनने लगा हुआ था, नई नई बिल्डिंग बन रही थी। तो इनको देख के मैं बड़ा प्रभावित रहता था कि यार ये नई बिल्डिंग में पढ़ूं जाके तो मज़ा आए। तो भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि पहली बार में मुझे एडमिशन मिल गया और उसके बाद MBBS की पढ़ाई पूरी हुई। और MS के लिए मैं बनना तो चाहता था बच्चों का डॉक्टर, पीडियाट्रिक्स का, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कोई हमारे फैमिली के बहुत नज़दीकी आदमी थे, उन्होंने कहा कि नहीं आई का बनो। बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने जो मेरा फॉर्म था जिस पे मैं बच्चों का डॉक्टर बनने की एप्लीकेशन थी वो फाड़ के आई के डॉक्टर की एप्लीकेशन तुरंत दे दी। और एक किस्म से ऑर्डर किया कि नहीं आपको आई में आना है। वो आई के ही डॉक्टर थे। उनका नाम था डॉक्टर इंद्रपाल सिंह परमार, समर गोपालपुर के ही थे। मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और बहुत उन्होंने प्यार दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा भगवान ने फेवर किया कि डॉक्टर प्रेमचंद्रा जो उन दिनों में आई के बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर थे, वो पटियाला मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट थे और आई के प्रोफेसर थे। हरियाणा पंजाब बनने पे उनको हरियाणा में एलोकेशन हो गई। और उनके आने से बस सोने पे सुहागा हो गया। वो इतने अच्छे डॉक्टर थे, इतने अच्छे टीचर थे, डिवोटेड टीचर थे, मरीजों के लिए अपनी जान देते थे, बहुत एथिकल काम करते थे। तो उनसे जो मुझे ट्रेनिंग मिली उसका 1 साल की जो हमारी ट्रेनिंग शुरू में होती है हाउस सर्जन की, उस दौरान ही उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया कि जब MS के लिए मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में गया, PGI चंडीगढ़ में मैंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ मुझे सिलेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑल इंडिया में तो मैं नंबर 1 पे ही सिलेक्ट हो गया। और मुझे बड़ा हैरानी हुई कि मुझे कैसे हुआ। मैं तो कोई जान पहचान नहीं, कोई खास पढ़ाई भी नहीं करी। पर जो डॉक्टर प्रेमचंद्रा की रोज़मर्रा की टीचिंग थी, रोज़मर्रा की जो वो पढ़ाई बताते थे, अपने गुरु बताते थे, वही गुरु मैंने अप्लाई किए और उनसे ज़बरदस्त कामयाबी मुझे मिली जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। और फिर मैंने देखा कि ऑल इंडिया के डॉक्टर और प्रेमचंद्रा के में क्या फ़र्क है, और मुझे लगा प्रेमचंद्रा का पलड़ा भारी है। तो मैंने अपना 6 महीने वहाँ पढ़ाई करने के बाद बिस्तर बांधे, अपना हिसाब किताब किया मेस का वहाँ, और रात में टैक्सी बुला के रोहतक वापस प्रेमचंद्रा के पास। और यहाँ उन्हीं के चरणों में फिर MS की। तो यहाँ फिर उसके बाद कहाँ सर्विस आपने कहाँ की? यहाँ मैंने 4 साल रोहतक मेडिकल कॉलेज में सेवा की। और डॉक्टर प्रेमचंद्रा के मार्गदर्शन से ही फिर मैंने अस्तरबोर में नौकरी ज्वाइन की, जहाँ मैं 10.5 साल रहा। उसके बाद आपने अपनी 10.5 साल के बाद बस फिर शायद भगवान का हुक्म हुआ कि भैया अब अपना काम करें। और फिर उसके बाद मैं तब से ये हॉस्पिटल में काम किया, और पहले किराए पे थे, और फिर 1993 में ये लोन लेके हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन मिलने पे मैंने ये बिल्डिंग बनाई। और बाकी बस लोगों की सेवा, लोगों का प्यार इस कदर मिला है कि मैं शायद इतनी उम्मीद भी नहीं रखता और डिज़र्व भी नहीं करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो लगभग आपने कितने का ऑपरेशन किए होंगे आँखों के, अंदाज़ा आपके लाइफ से लगभग 38 साल हो गए आपने? अगर मैं सिर्फ अस्तरबोर की कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर तो मेरा नंबर वहीं हो गया था। बहुत शुभकामनाएं। नया अस्पताल भी बनाया 200 बेड का, 200 का पुराना, तो इट वॉज ए 400 बेडेड हॉस्पिटल। और ऐसा ही एक हनुमानगढ़ में बनाया, हनुमानगढ़ में भी पता। तो उस दौरान बहुत काम करने का मौका मिला, और समझो कि 24 घंटे में से 18 घंटे हॉस्पिटल का काम ही था। और तो आपको कहीं विदेश में भी जाने का अवसर मिला? हाँ, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो उस टाइम आई के ऑपरेशन में काफ़ी चेंजेस आ रही थी दुनिया में। जो हमारा पुराना तरीका था वो बुरा नहीं था, लेकिन उससे भी और अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो उस टाइम मुझे मौका मिला, हमने दिल्ली में एसोसिएशन बनाई थी
हिंदुस्तान और जापान के डॉक्टरों की इंडो जापानीज अच्छा। एसोसिएशन। यस तो यस मैं उसका लाइफ मेंबर बना और उसके थ्रू मुझे जापान जाने का मौका मिला। यस और वहाँ एक प्रोफेसर थे अकीरा मोमोसे। Yes, अकीरा yes. मोमोसे, उनकी क्लिनिक पे मैं 3 महीने रहा और ये सिर्फ मुझे हवाई जहाज का जाने का किराया खर्चना पड़ा। Yes. बाकी ठहरने का, ट्रेनिंग का सब खर्चा हमारी जो एसोसिएशन थी इंडो जापानीज उसने की उठाया। और डॉक्टर अकीरा भी प्रेमचंद्रा जैसे ही Yes, yes. मेरे गुरु मुझे मिले। मैं ये मानता हूँ कि प्रेमचंद्रा मेरे पहले गुरु थे और दूसरे गुरु आई के मामले में डॉक्टर अकीरा मोमोसे। यस यस तो उनसे मैंने ये जो लेंस डालने का काम और आई के कई जो और नए ऑपरेशन थे, नई टेक्नोलॉजी, मशीनों का इस्तेमाल, ये वहाँ सीखा। और फिर रोहतक आके मैंने ये निश्चय किया कि मैं भी अकीरा की तरह कुछ करूँ, काम करूँगा। तो मैंने फिर लोन अप्लाई किया हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से। मुझे Yes. 15 लाख लोन मिला। Yes. मैंने ये बिल्डिंग बनाई जो ईश्वराय हॉस्पिटल की है। Yes, और yes. होड़े करके अब उसको इक्विप किया, इक्विपमेंट भी लिया। यस यस हाँ, तो अच्छा, उसके बाद ये जो पेशा है आपने, जी। ये क्या आप इस पेशे में पूरी तरह संतुष्ट रहे? कहीं कोई हताशा भी आई कोई आपके जीवन में? देखो ऐसा है कि जो ये डॉक्टरी का प्रोफेशन है, ये तो मैं समझता हूँ कि गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। यस यस अगर किसी को भगवान के पास जाने का कोई तरीका चाहता है तो ये सबसे छोटा रास्ता आपको देता है। गरीब मेडिकल जगत का। हाँ, गरीब की सेवा, बीमार की सेवा, ज़रूरतमंद की सेवा, मतलब सबसे बढ़िया तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं इस एंगल से तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और मोटे तौर पे मुझे कोई ऐसी बड़ी मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे बहुत हताश होना पड़े। थोड़ी बहुत अगर कमी मुझे लगी या किसी एक आध पेशेंट का गुस्सा अगर मेरे काम पे उतरा है तो वो सीधा मरीज की वजह से नहीं, लेकिन मेरे साथी डॉक्टरों के बहकाने की वजह से जरूर हुआ है। यस 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 1-2 केस हुए हैं, लोगों ने बहका दिया कि उन्होंने आँख खराब कर दी। वो सीख रहे थे आपकी आँख पे ये वो। तो मैंने खैर उनको समझाया कि चलो वो कहते हैं उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर आप अपने आत्मा से पूछो, ये फैक्ट है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, आज तक मुझे नहीं मिला। ज़रूरी चीज़ ये होती है कि अपने नॉलेज के हिसाब से पूरी ईमानदारी से अगर कोई डॉक्टर अपनी सेवा देता है तो उससे आगे फिर आप उससे कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि वो आपको दे भी नहीं सकता। हाँ, तो कर्म तो भुगतने पड़ते हैं। अगर आपके कर्म ही ऐसे हैं, आपको दुखी होना है, तो कोई डॉक्टर क्या करेगा आपका। लेकिन डॉक्टर की ईमानदारी और डिवोशन अगर है तो उसके बियॉन्ड उसके हाथ में नहीं है, और वो वहाँ तक उसको जरूर जाना चाहिए। और तो ये जो मैं आँखों वाली है, जो आँखों की बीमारियाँ हैं, इनके बारे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? इनके में क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और किस प्रकार हमें अपनी आँखों को सुरक्षित रखना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है तो आँखों की केयर तो मेरे ख्याल पैदा होते ही शुरू हो जानी चाहिए। यस यस जैसे बच्चा पैदा होता है, कई बार उसी टाइम उसकी आंखों में पानी आने लग जाता है, मैल ढीठ वीड़ आने लग जाता है, तो उस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यस यस पानी आंख में सबके बनता है, छोटे बच्चे के भी बनता है। और अगर जन्म से हफ्ते 10 दिन के बाद अगर उसकी आंखें गीली रहती हों और उनमें चिकनाहट या चिड़पड़ापन या चिपकती हों तो उसको अटेंड करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मतलब इन टाइम पे। हाँ, नहीं तो बच्चों की आंख भी खराब हो जाती है। उसको माँ के जो पैदा करने का जो रास्ता है, उस रास्ते से भी गंदगी मिल सकती है, क्योंकि वो चीज़ें साफ नहीं होती। तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको कई और टाइप की दिक्कतें, जैसे उसकी आंख में अगर कोई हम टेढ़ापन देखें या उसको कम दिखता हो, वो चीज़ों को नज़दीक बार जाके देखता हो, तो उससे शक पड़ना चाहिए कि इसकी नज़र चेक कराओ। और स्कूल में भर्ती कराने से पहले नज़र जरूर चेक कराओ। उससे कई बीमारियों का पता लग जाता है जिनका टाइमली इलाज हो जाता है। अच्छा, ये जो आजकल आप देख रहे हैं, जो युवा वर्ग है हमारे समाज में जी, ये कुछ पथभ्रष्ट है, नशे की बुराइयां हैं, आतंकवाद में फंस गए, तो इनको आप अपने ज्ञान के अनुसार क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं तो बहुत इस मामले में कोई महापुरुषों जैसा या कोई फिलोसोफर जैसा तो नहीं हूँ,
मैं तो प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। यस यस। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। Yes. अगर आपको काम में डाल लोगे तो बिल्कुल ये ऐसा आपके साथ होगा नहीं। यस यस। मैं भी अपने दिन याद करता हूँ कि गांव में मेरे कई साथी थे जो सेहत में अच्छे थे, डील डोल में अच्छे थे, सुंदर थे। यस। कोई कुश्ती करता था, कोई पहलवान था, Yes. कोई अच्छा वक्ता था, तो मैं उनसे इम्प्रेस होता था। लेकिन मैंने देखा कि उनमें कईयों में वो बुराइयां भी आ गई हैं। तो उन बुराइयों को मैं पहले उनको हीरो वर्शिप करता, लेकिन बुराइयां देख के मुझे उनसे अलग होना पड़ा। और मुझे लगा कि भाई मैं इन चीज़ों से कैसे बचा हूँ कि वो बेराई हो गई। यस। उनको समाज से, घर से, स्कूल से, कहीं से ऐसी शिक्षा नहीं मिली या उनके ऊपर असर नहीं पड़ा, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो अच्छा, मैं मेरा एक डॉक्टर साहब यूट्यूब चैनल है वैचारिक क्रांति, इसके लिए मैं प्रसार कर रहा हूँ। काफ़ी परेशान भी चल रहा हूँ, कई बार दिक्कतें भी होती हैं जी। तो मेरे जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ज्ञान आपको कहीं से मिले जरूर लेना चाहिए। यस यस। और ज्ञान लेना या एक किस्म से नॉलेज या शिक्षा लेना एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब आप बुद्धू की तरह चारपाई पे बैठे रहो तो कोई नहीं ज्ञान आप ले सकते। Yes, आपको उसमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को मिलाना पड़ेगा उस क्रिया के साथ। तो क्रिया तो आपको करनी है, कर्म तो करना ही है। Yes, तो yes. अच्छे लोगों के पास बैठे, अच्छे जिनके बारे में आपको जहाँ ऑलरेडी पता है कि ये अच्छे लोग हैं, ठीक बात करते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी हो, अच्छे लोगों से जरूर अच्छे विचार सुनेंगे, अच्छे रहना चाहिए। और कहीं भी कोई भी माध्यम हो, आपका टीवी हो, आपका ये यूट्यूब हो, कहीं से भी आपको मिले। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि सिर्फ एक बार सुनने से बात नहीं बनती। ये दिमाग ऐसा है कि चारों तरफ से चीज़ें इसमें आती रहती है। और अगर हम इसको खाली छोड़ दें तो फिर वो खुराफात आ जाती है। तो हमें अच्छी चीज़ों को बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनके ऊपर सोच अपनी लगानी चाहिए कि फला आदमी ने कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस टाइप की जिज्ञासा दिमाग है ये इसमें तो भरना तो है कुछ, या तो हम अच्छे विचार भर दें जी, नहीं तो इसमें बुरे विचार आ जाएंगे। जी जी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अच्छे विचार इसमें भरने की कोशिश। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब आपने मेरे को समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मुझे आपसे यही आशा थी कि आप अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आपके सारे परिवार सहित आपके सुंदर व उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद।